देखो, बेसिकली सबसे पहले आपको टारगेट ये बनाना है कि क्लासेज आप अटेंड करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेगुलर स्टडी आपकी रहनी चाहिए। रेगुलर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दिन भर पढ़ना है। जितना आप क्लास में पढ़ रहे हो उतना डेली का डेली आपको घर पे रिवाइज करना है। ठीक है ना? सक्सेस ऐसे तो नहीं मिलेगी कि केवल क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद हम कुछ नहीं करें। ठीक है ना? तो डेली का डेली आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो पॉइंट है, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस, वो मैं बाद में लूंगा। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लूंगा मैं। एक बात आपको क्लियरली बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज पेपर में बहुत होता है। आप मान के चलो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने वाले। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप मान के चलो कि लगभग 1 वीक से ऊपर लगेगा पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ने में। तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 4 to 5 क्वेश्चन आने वाले। खैर, पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि जो अकाउंटिंग होती है इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस की लैंग्वेज, भाषा होती है। और ये वेरियस पार्टीज जो होती है हमारे बिजनेस में, वेरियस पार्टीज कौन कौन हो सकती है? क्रेडिटर, डेटर, लेंडर, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, जो भी है, इन सब के लिए अकाउंटिंग जो है वो डेटा बैंक का काम करती है। अकाउंटिंग एक तरह से डेटा बैंक का वर्क करेगी जितनी भी पार्टीज है उन सब की। ठीक है? जनरली हम अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो ये तो आप सबको खैर मालूम ही है। अकाउंटिंग में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नहीं है, जिनका मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये आप सबको पता है, ये नॉर्मल चीजें हैं, एक बार केवल रिवीजन के लिए हम ले रहे हैं। उसके बाद में अकाउंटिंग में सबसे पहला काम होता है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम बुक कीपिंग का यूज करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। इस तरह से अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर में आता है ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना। क्लासिफाई हम कहाँ पे करते हैं? लेजर, खाता बही, इसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद में करते हैं हम समराइजिंग। समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस बना। हालांकि समराइजिंग का कुछ पार्ट जो है वो लेजर से भी हम रिलेटेड कर सकते हैं, क्योंकि लेजर अकाउंटिंग में है। लेजर में जब हम बैलेंसेज निकालते हैं वेरियस लेजर्स के, अलग अलग लेजर्स के, तो वो भी समराइजिंग का ही पार्ट। और उसके बाद में एनालिसिस। एनालिसिस के लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, मालूम है आप सबको। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब निर्वचन। इंटरप्रिटेशन में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, रेशियो एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस है। ये सब इंटरप्शन का पार्ट। तो ये सब चीजें तो खैर नॉर्मल है, आप सबको आती है, इसमें मुझे कोई विशेष बताने की आवश्यकता भी नहीं है। अब हम देखो अकाउंटिंग के ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे।
ओरिजिन, उद्भव। अकाउंटिंग तो आपके मान के चलो बहुत पुरानी, मतलब जो अपने ईसा की बात करते हैं, ईसा से भी लगभग माना जाता है कि 4500 ईयर पुरानी। लेकिन उस समय अकाउंटिंग का तरीका अलग था। लेटेस्ट में जो हमारा अकाउंटिंग चलती है, दोहरा लेखा पद्धति, डबल एंट्री सिस्टम, तो जो हमारी दोहरा लेखा पद्धति है, ये सबको मालूम होगा मेरे हिसाब से। कब स्टार्ट हो गई बताओ? दोहरा लेखा पद्धति, डबल एंट्री सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। अच्छा, दोहरा लेखा पद्धति का जन्मदाता कौन माना जाता है? लुकास पेसियोली, बिल्कुल सही है। लेकिन जन्म कब हुआ था लुकास पेसियोली ने? 1894 नहीं है। हाँ, 1494, 98 नहीं है ना, 1494 में लुकास पेसियोली, इसे जन्मदाता माना जाता है अकाउंटिंग का। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, हालांकि लगभग सारे स्टूडेंट को इसका आंसर आता है। आप लोग काफी टाइम से टच में नहीं हो, तो हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा, लेकिन जो एग्जाम देने जाता है वो इस चीज को पढ़ के जाता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि अकाउंटिंग को अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, वो है अकाउंटिंग एक प्रोफेशन बन चुका है। पहले तो अकाउंटिंग का यूज केवल अकाउंटिंग के हिसाब से ही होता था कि ठीक है, बस अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग से हिसाब से उसका यूज होता था। अब अकाउंटिंग का जो न्यू कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग क्या बन चुका है, प्रोफेशन बन चुका है, पेशा बन चुका है। आप खुद देखो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो क्या है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, ऑडिटर है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट है, ये सब क्या है, प्रोफेशनल व्यक्ति है। वो सारे अकाउंटिंग के बेस पे ही आए हुए हैं। तो आजकल जो है ये अकाउंटिंग जो है वो अपना क्या बन गया है, पेशा बन गया है, प्रोफेशन बन गया। हालांकि आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स है ना, कॉन्सेप्ट्स है, कन्वेंशंस है, लेकिन वो प्योर साइंस नहीं है। तो एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ध्यान में रखना है, अकाउंटिंग इज नॉट अ प्योर साइंस, विशुद्ध विज्ञान नहीं है। क्योंकि विशुद्ध विशुद्ध विज्ञान जो होता है, प्योर साइंस होता है, आपको पता है प्योर साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फिक्स होते हैं, है ना, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपको पता है हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण मिलाने से ही पानी बनेगा। अब कोई चाहे कि मैं हाइड्रोजन के 3 कण मिला दूं और ऑक्सीजन का 1 कण मिलाऊं और पानी बना लूं, तो नहीं बना सकता, क्योंकि वो विशुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंस है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स है, किसी भी कंडीशंस में चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को एडजस्ट किया जा सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस लाया जा सकता है थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या किसी भी कंडीशन से चेंजेस लाया जाए। इसलिए अकाउंटिंग को कभी भी हम प्योर साइंस नहीं कहेंगे, अकाउंटिंग को हम कहेंगे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। ये ध्यान रखने की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग का जो ओरिजिन है, ईसा से काफी पहले, मैंने आपको बताया 4500 ईयर्स लगभग माना जाता है, उस समय से स्टार्ट हो गया था। तो इसके जो ओरिजिन से जो प्रोसीजर रहा है, वो प्रोसीजर क्या रहा है, कब से कौन कौन से जगह पे ये चालू रही थी अकाउंटिंग, उसकी बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रूफ अपने को सबसे पहले मिलते हैं वैदिक काल। जो वैदिक काल था उसकी जो बुक्स वगैरह है उनको पढ़ने से पता लगता है कि उस समय भी अकाउंटिंग होती। वैदिक काल के बाद आया मनु संहिता। मनु संहिता में भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब अपने को पता लगते हैं कि उस समय भी अकाउंटिंग हुई थी।
मनु संहिता के बाद आती है शुक्र नीति। शुक्र नीति में भी ये पता लगा कि उस समय भी अकाउंटिंग हुई थी। शुक्र नीति के बाद में कौटिल्य। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उसमें भी अपने को पता लगता है कि उस समय अकाउंटिंग होती थी। इसके बाद में अकाउंटिंग का ओरिजिन हुआ निगमित क्षेत्र, कॉरपोरेट सेक्टर में। कॉरपोरेट सेक्टर में इंडिया की बात करें हम, इंडिया में इसका ओरिजिन कॉरपोरेट सेक्टर में कब से माना जाता है? इंडिया में कॉरपोरेट सेक्टर में इसका ओरिजिन 1913 का जो कंपनी एक्ट बनाया गया था, आपको याद होगा 1913 में एक कंपनी एक्ट बना था, वहां से इसको कॉरपोरेट सेक्टर में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंपलसरी इसको अप्लाई कर दिया था कि कोई भी अकाउंट्स वगैरह होंगे, उनकी ऑडिट वगैरह करवानी सब कंपलसरी होगी। तो यहाँ से कॉरपोरेट सेक्टर में स्टार्ट। कॉरपोरेट सेक्टर के आने के बाद में आईसीएआई का जन्म, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ। आईसीएआई के बाद आईसीडब्ल्यूए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव का। आप लोगों में से यदि किसी को पता है तो बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना कब हुई थी? किसी को भी मालूम है? नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना 1977, बिल्कुल सही है भारती का जवाब। 21 अप्रैल 1977, डेट पूरी याद रखनी। इस दिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जन्म हुआ। आईसीएआई ने अपनी एक ब्रांच बनाई जिसको ये काम दे दिया कि आपको केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही इश्यू करने हैं और आपका कोई काम। अब हम बेसिकली पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बात करेंगे। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसको फुल्ली डिटेल से पढ़ेंगे हम, भले 1 हफ्ता लगे, भले 10 दिन लगे, नो प्रॉब्लम। हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत वेटेज रखते हैं। ठीक है ना? अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना आईसीएआई ने 21 अप्रैल 1977 को की। इसके पैरेलल में इंटरनेशनल लेवल पे एक बोर्ड और बना, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही इश्यू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसका नाम था आईएएससी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इसका काम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करना। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, इसका काम ये होता है कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। ये ध्यान रखना ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिसमैच नहीं हो। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहे, उसके लिए। अच्छा, आईएएससी की स्थापना कब हुई? आईएएससी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी की स्थापना हुई जून 1973 में। 1973 के जून में इसकी स्थापना हुई। ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ, देखो एक थोड़ा सा इसमें गैप आया। ये जो आईएएससी है 2001 तक इसने काम किया। 2001 तक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू करने का काम किया।
2001 के बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम चेंज कह दो या एक नए बोर्ड की स्थापना कर दी गई, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IASB को ये कहा गया कि आप अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू नहीं करो, इनका नाम चेंज कर दिया गया, जो आजकल रनिंग में जो नाम आता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछूंगा, देखते हैं आप लोगों को इसमें कितना नॉलेज। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओगे, आज तक इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके हैं? ये तो सबको मालूम होगा। इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके हैं? 32। जवाब आया है मेरे पास 32। 32 में से कंपलसरी कितने हैं? क्वेश्चन 1000 टाइप के बन सकते हैं। देखो, आप 32 के पीछे पड़े रहोगे तो काम नहीं चलने वाला, हर चीज अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। 32 में कंपलसरी कितने हैं? कंपलसरी है इनमें से 29। ठीक है, बिल्कुल सही है भारती जी। अच्छा ये बताओ, 32 स्टैंडर्ड में से अभी इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स कितने, जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं? इफेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने? चलो मैं हिंट दे देता हूं। कितने? नहीं, इफेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हटाया गया है। ये तो हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को, पता होगा कौन सा हटाया है। अभिषेक जी, बिल्कुल, AS8 हटाया है, 6 नहीं हटाया है। AS8 को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है ना, इसको हटा दिया गया। तो अब यदि आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ना कि एट प्रेजेंट इंडिया में इफेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं, तो आप आंसर 31 दोगे। टोटल कितने इश्यू हुए हैं? 32। इफेक्टिव कितने हैं? 31। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखने की। ये तो बात हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। चलो अब ये बताओ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2001 तक कितने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हुए थे? एनी आइडिया? नहीं याद है? 2001 तक टोटल 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हुए थे। 41 में से अभी इफेक्टिव कितने हैं एट प्रेजेंट, वर्तमान में बात कर? थोड़ी देर पहले अर्चना जी ने इसका जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था अर्चना जी? 24। ये इसका आंसर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नहीं है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। 41 में से अभी 24 इफेक्टिव है, तो बाकी कहां गए? बाकी या तो हटा दिए हैं या IFRS के साथ रिप्लेस्ड कर दिए। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। चलो आपसे पूछा जाए, आज तक टोटल कितने IFRS इश्यू हो चुके हैं? एनी आइडिया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आज तक टोटल कितने इश्यू हो गए हैं?
नहीं आइडिया? आज तक टोटल 17 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके हैं। इसमें से IFRS नंबर 4 को रिप्लेस कर दिया गया है। किसके साथ रिप्लेस किया गया? IFRS नंबर 17 के साथ। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। IFRS नंबर 17 के साथ रिप्लेस किया गया, लेकिन इसके साथ में एक क्लॉज डाला गया कि IFRS 4 जो है 2022 सन 2022 तक इफेक्टिव रहेगा। रिप्लेस कर तो दिया, लेकिन उसके इफेक्टिवनेस की डेट कब तक की रख दी? 2022 तक। इसका मतलब IFRS 17 इश्यू तो हो चुका है, लेकिन ये इफेक्ट में कब से आएगा? 1 जनवरी 2023 से इफेक्ट में आएगा। आई थिंक जितनी इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको दी है सबको क्लियर हो गई होगी। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्जाम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम तो सब याद करके जाएंगे, केवल नाम याद करने से कुछ नहीं होगा। इनके अंदर का मैटर भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, प्लस ये सब चीजें भी अपने को पूरी ध्यान में रहें। ठीक है, चलो। अर्चना जी कुछ पूछना चाह रहे हो? माइक माइक को ऑफ रखिए, माइक ऑन हो जाता है। हाँ, अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो हमारा बना हुआ है इंडिया का, उसके मेंबर कौन कौन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इंडिया का बना हुआ है उसके मेंबर कौन कौन है? एक तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसकी जो काउंसिल बनी हुई है, काउंसिल के जो भी सदस्य हैं वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मेंबर हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनके रिप्रेजेंटेटिव वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मेंबर। कुछ बैंक्स जो लीडिंग बैंक्स है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी इसके मेंबर। कंपनी लॉ बोर्ड, हमारे इंडिया का जो कंपनी लॉ बोर्ड बना हुआ है वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मेंबर है। कंपनी लॉ बोर्ड भी इसका मेंबर है। सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेज बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो हमारा बना हुआ है वो भी इसका मेंबर है। जो जिससे इनकम टैक्स लगता है, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में इनकम टैक्स आता है ना अपने, तो उसका जो बोर्ड है वो भी इसका क्या है? मेंबर है। भारत का जो ऑडिटर जनरल है, ऑडिटर जनरल एंड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो महा लेखा परीक्षक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ऑडिटर जनरल, ये भी इस बोर्ड का मेंबर है। और इसके अलावा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की मेंबर है। तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के एक्टिव मेंबर्स होते हैं। इन्हीं की सलाह के साथ, इन्हीं के साथ कॉम्बिनेशन करके और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करने का प्रोसीजर क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं हम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या रहे? सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होगा वो क्षेत्र और विषय तय करेगा।
कि भाई किस चीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो बनाना चाहते हैं, उसका एरिया और सब्जेक्ट तय किया जाएगा। ये एरिया और सब्जेक्ट तय करने के बाद में इसका प्रारंभिक प्रारूप जो होता है, एलिमेंट्री ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। एलिमेंट्री ड्राफ्ट तैयार करके और बाहरी संस्थाओं को भेजा जाता है। जैसे अभी कई बाहरी संस्थाओं के नाम मैंने आपको बताए थे, ये एलिमेंट्री ड्राफ्ट तैयार करके उनको भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो बाहरी लोग होते हैं वो अपना राय देते हैं, उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं। उस ओपिनियन को देने के बाद में जो प्रस्तावित ड्राफ्ट है अपना, उसको एक्सपोजर ड्राफ्ट में बदल दिया जाता है। उसको किस में बदल देते हैं? एक्सपोजर ड्राफ्ट में बदल के, और जो एएसबी के सदस्य है, काउंसिल के मेंबर्स है, उनके सामने रखा जाता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट में बदलने के बाद एएसबी के जो काउंसिल के मेंबर्स है, उनके सामने रखा जाता है। काउंसिल के मेंबर्स जो होते हैं वो इसका अंतिम प्रारूप तैयार करते हैं, फाइनल रिपोर्ट। ठीक है ना, फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद में फिर उस ड्राफ्ट को फाइनली मंजूरी मिलती है। ये किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू करने का प्रोसीजर होता है। तो ये प्रोसीजर पूरा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले क्षेत्र और विषय तय होंगे, फिर उस एलिमेंट्री ड्राफ्ट को बाहरी संस्थाओं को विचार करने के लिए भेजा जाता है। बाहरी संस्थाएं यदि उसे अप्रूव करके दे देती है तो फिर उसको एक्सपोजर ड्राफ्ट में बदल के और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनके सामने रखा जाता है। काउंसिल के मेंबर्स उसका अंतिम फॉर्मेट, फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर फाइनली उसको मंजूरी दी जाती है। तब जाके कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू होता है। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों इश्यू किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू करने के पीछे सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि देखो बहुत सारी चीजें होती है जिसमें पॉलिसीज अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूं कि स्टॉक है, अब मान लो आप अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसके बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं। आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो के बेस पे कर सकते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे कर सकते हो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ईफो, स्टैंडर्ड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसके बेस पे कर सकते हो। मान लो आपके डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड से आप लोगों को पता है। बेसिकली दो मेथड तो हम काम में लेते ही हैं, है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये बेसिक दो मेथड तो है, इसके अलावा भी और सारे मेथड्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन आप कॉस्ट प्राइस पे भी कर सकते हो, मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पॉलिसी। अब यदि हर एक बिजनेस अलग अलग पॉलिसी यूज करने लग जाएगा तो फिर आप दो बिजनेस के बीच में कंपैरिजन कैसे करोगे। अब मान लो एक बिजनेस है वो डेप्रिसिएशन की ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज कर रहा है, दूसरा बिजनेस है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहा है। अब आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के बैठ गए और कंपैरिजन करने लग गए तो वो कंपैरिजन सही कैसे होगा, क्योंकि दोनों ने अलग अलग पॉलिसीज यूज की है। तो जब पॉलिसी अलग अलग यूज कर रहे हो तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात जो इसका उद्देश्य है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको मिनिमाइज करना, ये पहला उद्देश्य। भाई जैसे डेप्रिसिएशन के लिए मान लो तय कर दिया कि जितनी भी कंपनीज है वो सब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करेगी,
तो फिर सबको वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबके लिए एक जैसा स्टैंडर्ड अप्लाई हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। और जब अकाउंटिंग पॉलिसीज मिनिमाइज हो जाएगी आपकी, तो आपके लिए कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। दो बिजनेस में, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब कंपैरिजन की बात आएगी तो आप इजीली कंपैरिजन कर पाओगे। ऐसा करने से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो भी रिलायबल होंगे, भरोसेमंद होंगे, क्योंकि सबने एक जैसा प्रोसीजर यूज किया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होंगे वो अपने रिलायबल ही होंगे, भरोसेमंद होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा यूनिफॉर्मिटी रहेगी सब में। सारे बिजनेस में क्या रहेगी? यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सारे एक जैसे यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑडिटर को भी खूब हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऑडिटर जब आपके बिजनेस के अकाउंट्स का ऑडिट करने आएगा तो उसको एक हेल्प मिलेगी कि भाई सारे बिजनेस में उसको एक ही तरह के अकाउंट्स चेक करने हैं, एक ही पॉलिसीज पे चेक करने हैं। तो उसको बार बार अलग अलग पॉलिसीज को स्टडी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अलग अलग पॉलिसीज से देखना भी नहीं पड़ेगा। तो ऑडिटर को भी खूब हेल्प। उसके अलावा जो यूजर्स होते हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स बहुत सारे होते हैं, आप सबको पता है। यूजर्स के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई सारे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही मैटर पे सही तरीके से बने हुए हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं। ये मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के ऑब्जेक्ट, उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 से। अब एक एक करके हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और उनके अंदर मेन मेन बातें क्या है। देखो, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ना किसी के बस की बात नहीं होती है। यदि आप फुल डिटेल में पढ़ने जाओगे ना तो एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने में एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा लगेगा। तो इतना डिटेल में तो खैर अपने को जाना नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर मेन बात क्या है वो तो अपने को कम से कम मालूम होनी चाहिए ना। केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम याद करने से कुछ नहीं होना। आपने केवल नेम लर्न कर लिए कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो किस लिए है, कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए है, 2 किसके लिए है, कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के लिए है, कि 6 किसके लिए है, डेप्रिसिएशन 8 किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए 10 किसके लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए 13 किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए है ना। तो केवल नाम याद करने से कुछ नहीं, आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिटेल में जाना पड़ेगा। तो हम एक एक करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। नाम क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 का? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू कब हुआ। डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, हालांकि सारी डेट तो आपको याद नहीं रह पाएगी 29 के 29, लेकिन मेन मेन देखो, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 29 के 29, ठीक है ना। लेकिन उनमें से जो मेन मेन होंगे ना वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर तो आपको विशेष ध्यान देना, क्योंकि उनमें से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। एक बार तो हम सारा ही रफली स्टडी करेंगे ताकि कुछ भी पोर्शन आपका छूटे नहीं, लेकिन मेन मेन के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है ये इश्यू हुआ था नवंबर 1979। इश्यू की जो डेट है वो क्या है? नवंबर 1979। और 1 अप्रैल 1993 से इसको कंपलसरी कर दिया गया सारे बिजनेस के लिए। 1 अप्रैल 93 से सारे बिजनेस के लिए इसको क्या कर दिया? कंपलसरी कर दिया। ये अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। ये दो तो हो गई इसकी डेट। अब मेन बात आती है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में आखिर है क्या। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो ही घूम फिर के आगे पीछे घूमेगा। पॉइंट क्या है
कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट कर रहे हो, उनको आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक ही जगह पर दिखाओ। एक ही जगह पर दिखाने से जो यूजर होगा उसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं होगा, उसको पता लग जाएगा कि इस बिजनेस ने क्या क्या पॉलिसीज यूज की। अब एक पॉलिसी आप कहीं पे दिखा रहे हो, एक पॉलिसी कहीं पे दिखा रहे हो, एक कहीं पे दिखा रहे हो, तो उससे यूजर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं लग पाएगा सारी चीज। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो होती है वो सारी एक ही जगह पे दिखानी चाहिए, मेन इसका मैटर ये, ठीक है ना। और जो अपने अकाउंटिंग पॉलिसी चाहे आप प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हो या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ले रहे हो, किसी के लिए भी लो। हालांकि जो इसमें एक बात और लिखी है कि जो चीजें वास्तव में दिखाने की जरूरत है ना, वो ही दिखाओ। जो चीजें अकाउंटिंग में यूनिवर्सल ट्रुथ है, उनको आपको दिखाने की जरूरत। आप लोगों को पता होगा अकाउंटिंग के 3 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं हम उनको। कौन कौन से बता सकते हो? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 3 है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन सीपीटी में तो बिल्कुल सही है। एग्जाम में सीपीटी का जैसे पेपर होता है, सीए के सीपीटी पेपर में तो ये कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आपको 3 ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। जैसे सबसे पहले गोइंग कंसर्न, निरंतरता की जो अवधारणा है हमारी। उसके बाद कंसिस्टेंसी, एक रूपता की जो अवधारणा है। और उसके बाद एक्रूवल। ये 3 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हर बिजनेस को हर हालत में फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब ऐसे प्रिंसिपल्स के लिए आपको पॉलिसी में दिखाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई हम गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम एक्रूवल प्रिंसिपल को फॉलो, क्योंकि ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स है। ये हर बिजनेस को ऑटोमेटिकली फॉलो करने ही होते हैं, कोई चॉइस ही नहीं होती बिजनेस के पास में। तो इनको आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने ये चीज फॉलो की है। इसमें दिखाने की जरूरत कहाँ है? जो सारे बिजनेस अप्लाई कर रहे हैं जिस चीज को, उसमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। उसके अलावा आगे हम बात करें तो देखो, कई बार आप लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करते। चेंज क्यों करते? पहली बात तो चेंज हमेशा नहीं हो सकती है अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आज हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा लिया, अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगा लिया, उससे अगले साल डिप्लेशन मेथड से लगा लिया, फिर अगले साल रिवैल्यूएशन मेथड से लगा लिया। ऐसा आपकी जनरली अकाउंटिंग पॉलिसी एक ही रहेगी, क्योंकि हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही तो बात कह रहा है कि भाई जो पॉलिसी आप एक बार यूज ले ली, उस आपको कंटिन्यू यूज लेना चाहिए, फिर बार बार चेंज नहीं करोगे। लेकिन 3 कंडीशंस, 3 सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें आप अपनी पॉलिसीज को चेंज करोगे। 3 सिचुएशन होती है। कौन कौन सी होती है बता सकते हो? हम्म, बिल्कुल सही है, तीनों ही कंडीशन सही है। लॉ चेंज हो जाए, कानून में चेंज हो जाए। आप लोगों को पता है इनकम टैक्स एक्ट जो है वो हमेशा एक ही बात कहता है कि डेप्रिसिएशन जो लगाया जाएगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाया, केवल और केवल रिटर्न डाउन। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने की जो परमिशन है वो केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने वाली कंपनीज को दी। बाकी जितने भी बिजनेस है, ऑल द बिजनेस विल यूज
रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो नो डाउट अब जब इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, हमारा कानून कह रहा है, लॉ कह रहा है कि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही यूज करना है, तो आप वो यूज करोगे, दूसरा कैसे यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन मान लो आज कानून बदल जाए, इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो जाए, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन हो जाए, चेंजेज हो जाए, और इनकम टैक्स एक्ट में ये लिख दिया जाए कि अब सारे बिजनेस स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो अब आप इस चीज के ऊपर अड़के नहीं रह सकते कि भाई आपने तो कहा था कि आपको एक ही पॉलिसी यूज लेनी है हमेशा, आप पॉलिसी को चेंज नहीं करोगे। नहीं करोगे तो लॉ चेंज हो गया तो चेंज करनी पड़ेगी, इलाज क्या है? नॉर्मल सिचुएशंस में आप चेंज नहीं करोगे, लेकिन यदि आपके लॉ चेंज हो गया है, कानून बदल गया है, तो फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बात लिखी हुई है कि भाई ये पॉलिसी आपको यूज करनी है, और अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज कर दिया जाए और कह दिया जाए कि नहीं पॉलिसी ये वाली नहीं, अब ये वाली यूज करनी है, तो आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है ना? और तीसरा एक एक्सेप्शनल केस, जिसमें यदि बिजनेसमैन को ये लगता है कि वो यदि अपनी पॉलिसी चेंज करेगा तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकता है। हालांकि उसके लिए उसको प्रूफ देने पड़ेंगे, सारे जो अधिकारी है, ऑफिसर्स है, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्यों वो चेंज करना चाहता है, क्या वास्तव में चेंज करने से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बेटर तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं क्या? सारी चीजें होने के बाद ही वो उसको परमिशन देंगे। तो जनरली ये एक्सेप्शनल केस माना जाता है, क्योंकि जनरली अधिकारी इसकी परमिशन देते नहीं। तो बेसिकली दो चीजें तो कंपलसरी है कि कोई भी पॉलिसी आप कब चेंज करोगे, जब आपका लॉ चेंज हो जाए, या दूसरा केस है जब आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज हो जाए, तब आप चेंज कर। और तीसरा जो एक्सेप्शनल केस है, यदि आपको लगता है कि पॉलिसी को चेंज करके आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको चेंज कर। लेकिन मान लो आपने चेंज कर दिया, बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने चेंज कर लिया, ऑफिसर ने आपको एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है चेंज कर लो। चेंज करने के बाद में आपको कुछ चीजें शो करनी पड़ेगी। क्या शो करनी पड़ेगी? पहली चीज ये शो करनी पड़ेगी, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, आप शो करोगे कि भाई पहले तो आपको शो करना पड़ेगा कि आपकी ओल्ड पॉलिसी क्या थी, उसके बाद शो करोगे कि अब आपकी न्यू पॉलिसी क्या है, उसके बाद शो करोगे कि आपकी पॉलिसी चेंज करने के पीछे रीजन क्या था, कारण क्या, और उसके बाद शो करोगे कि पॉलिसी को चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आया है, क्या फर्क पड़ा है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप उस प्रोसीजर को पूरा कर। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर लिया, तो चेंज का इफेक्ट आपको बैक डेट से दिखाना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बैक डेट से आपको चेंज दिखाने पड़ेंगे, और ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी दोनों अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको चेंज कर पाओगे, नहीं तो चेंज। तो ये है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। आई थिंक अब आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ी, बस जितना पोर्शन आपको समझाया गया है, रटने के लिए खाली ये दो चीज है, बाकी सारा मैंने समझा दिया। देखो आपको अब आप इजीली, यदि आपके दिमाग में आ गया है, सारी चीज समझ में आ गई है, तो आपको कभी भी इसको रटना नहीं पड़ेगा, और कभी भी आपको नींद में भी उठा के पूछ ले कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या होता है, तो आप इमीडिएटली बता सकते हो कि क्या होता है, चेंजेज कब कर सकते हैं पॉलिसी में, हम कौन कौन सी सिचुएशन है, और चेंजेज करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें शो करनी पड़ेगी।
बस इतनी सी बातें ध्यान रख लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कंप्लीट हो गया। कम से कम आपके एग्जाम में तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए, ये चीज है और ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये हमने कंप्लीट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में बड़ा है 2, अभी पूरा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा अभी बता देता हूं मैं, बाकी पूरा फुल डिस्कशन कल ही करेंगे इसके बारे में, क्योंकि आगे फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। अभी एक ही दिन में एक सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ने से बोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ ले हम, 50-55 मिनट का एक सब्जेक्ट हो जाए, 50-55 मिनट का एक सब्जेक्ट हो जाए, पीछे के 10 मिनट है तो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो बना हुआ है, नाम है उसका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। पहली बात तो स्टॉक वर्ड यूज नहीं करोगे यहां पे। इन्वेंट्री और स्टॉक में डिफरेंस है, क्या है उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वर्ड आपको इन्वेंट्री ही यूज करना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 क्या कहता है कि भाई इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस या क्या होगा, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, मार्केट प्राइस नहीं, बस यही बताने के लिए मैं आप लोगों को पूछ रहा था। मार्केट प्राइस वर्ड गलत है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, रूढ़िवादिता का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग पूछे, तब तो आप आंसर दोगे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ठीक है ना। अकाउंटिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म का दूसरा नया नाम आ चुका है, आप सबको पता होगा, किस किस को पता है। आजकल कंजर्वेटिज्म वर्ड जनरली यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह एक दूसरा वर्ड यूज होता है, क्या है पता है क्या, प्रूडेंस, बिल्कुल सही है। तो यदि आपको अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस या अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछा जाए ना, तब आप आंसर दोगे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। लेकिन यदि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे होगा, तो आप आंसर दोगे कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर। अब आप कहोगे मार्केट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है। देखो, एक कोई पेन है, मान लो ये एक मार्कर है, इसको मैं मार्केट में 30 रुपए में बेच सकता हूं, मतलब किसी को जाके बेचूंगा तो 30 रुपए में बिक जाएगा, ये इसके मार्केट में। लेकिन मार्कर बेचने के लिए दुकान दुकान जाके मैं तो भटकूंगा नहीं, इतना टाइम तो मेरे पास नहीं। तो मैंने सेलिंग एजेंट्स रखे हुए हैं और उनको ये कहा हुआ है कि आप ये मार्कर बेचो, आप मार्कर बेचोगे तो मैं हर मार्कर पे आपको बेचने पे 5% कमीशन दूंगा। तो 30 रुपए का 5%, 1.5 रुपए कमीशन दूंगा। तो 30 में से 1.5 रुपए कमीशन दूंगा तो मेरे हाथ में कितने आएंगे, 28.5। इट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मार्केट प्राइस तो 30 रुपए है, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कितनी है, 28.5। इसलिए एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। यदि आपको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस के अकॉर्डिंगली पूछा जाए, तब तो आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर।
ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में फुल डिटेल से हम नेक्स्ट मतलब कल क्लास में बात करेंगे। अभी 5 मिनट 2-3 मिनट का रेस्ट लेके फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।